कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में क्या देख रहे हैं इस समय देख जो रहे थे इससे पिछले वाली वीडियो में, वो है मिट्टियों के बारे में। आज हम जो देखेंगे वो वनस्पतियों के बारे में होगा। ठीक, तो मिट्टियों के बारे में कंप्लीट देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था मिट्टियों के बारे में। ठीक, तो मिट्टियाँ क्या होती हैं, मिट्टियों को प्रभावित करने वाला कारक, मृदा परिच्छेदिका क्या है, इसके बारे में देखें। फिर मिट्टियों के विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है बनने की। मतलब हर जगह अलग अलग मिट्टियाँ बन रही, मतलब जरूरी नहीं कि शीत ऋतु में जो क्रिया हो रही है वही विषुवत रेखा में हो रही है। मिट्टी बनने की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो उसको देखें। फिर इसके बाद हम लोग ये देखें, जैसे उसको देख लिया कि फिर ये बाद में बात किया गया कि पूरे विश्व में केवल 3 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसे अक्षेत्रीय, अंतःक्षेत्रीय और अक्षेत्रीय, ये सब देख चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भारत की मृदाओं के बारे में देखें। भारत की मृदाएं 8 प्रकार की हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे कि 8 प्रकार की जो मृदाएं हैं वो सब उसकी विशेषताओं के साथ देखे थे। ठीक ठीक है, उसको देखने के बाद फिर जो लास्ट था कि मृदा अपरदन क्या है, मृदा निक्षेपण क्या है, मृदा अवकर्षण क्या है और मृदा संरक्षण क्या है, ये सब हम लोग देखें। ठीक, तो वो कंप्लीट हो गया। लगभग 8-9 वीडियो होंगे, आप लोग मृदा में देखिएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आज हम चलेंगे वनस्पति। जैसे ही वनस्पति समाप्त होगी इसके बाद हम लोग चलेंगे खनिज में चलेंगे। ठीक है, खनिज देखेंगे। खनिज के बाद हमारा होगा मतलब ऊर्जा होगा। ऊर्जा के बाद फिर एक कृषि होगा। ठीक है, सिंचाई उचाई के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर एक बंदरगाह होगा, फिर समाप्त हो जाएगा। मतलब अभी हैं इसमें काफ़ी सारे, मतलब एक एक टॉपिक देखेंगे, लेकिन टॉपिक इतने ही बचे हैं, लेकिन उसके सब टॉपिक अंदर हैं। ठीक है, ठीक। तो जैसे हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार देख चुके हैं ना, फिर हिमालय पर्वत देखें, नदियां देखें, फिर मैदान देखें। ठीक है, तो ये सब जब हम लोग देखें, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, हर जगह की नदियां, तो ये एक एक टॉपिक है, उसी के अंदर का कई सारे सब टॉपिक थे ना, उसी प्रकार आगे भी है। ठीक ठीक है, तो वनस्पतियों के बारे में हम देख लें। चलिए आइए वनस्पतियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। आप इससे पहले जब देखेंगे मृदा, तो उसमें मृदा शुरू किया गया था कि मृदा क्या है। ठीक है, तो वहीं से आप लोग शुरू करिएगा उसको। ये तो अलग टॉपिक है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है क्या? प्राकृतिक आ गया, इसका मतलब मानव तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब ये हो गया जो स्वतः उग रही हो। ठीक, तो मानव के हस्तक्षेप उसमें बिल्कुल नहीं होगा। वो ऐसी वनस्पति है जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हो रहा, वो स्वतः ही उग रहे हैं। ठीक है, वहाँ के आसपास का जिस प्रकार का वातावरण होगा, जिस प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं होंगी, उसी के अनुसार जो वनस्पति उग रही होगी, जिसमें मनुष्य का हाथ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मनुष्य का हाथ किस रूप में कि वो पर्यावरण को प्रभावित ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस समय जो वहां पास इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर जो भी वनस्पति उगेगी उसे क्या कहा गया, प्राकृतिक वनस्पति कहा गया। ठीक है, ठीक। तो इसमें मुख्य रूप से यह है कि वनस्पतियां क्या हो सकती हैं, जैसे पौधों का एक समूह हो सकता है, विभिन्न पौधों की विभिन्न जातियों, ठीक है, प्रजातियों की क्या होगी, समूह होगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई वनस्पति है, उस एक जंगल है, वहां पर विभिन्न प्रकार की क्या होगी, विभिन्न पौधे होंगे, लेकिन उनकी प्रजातियां अलग अलग है। ठीक है, तो उनकी प्रजातियां भिन्न भिन्न पाई जाती है। पूरी वनस्पति है लेकिन उनकी प्रजातियां भिन्न भिन्न है, तो इसे इस पूरे समूह को क्या कहा गया, वनस्पति। प्राकृतिक कैसे है, क्योंकि इसमें मानव जिसमें हस्तक्षेप न करे। ठीक है, यदि मानव के बिना हस्तक्षेप के जो वनस्पति वायुमंडलीय दशाओं के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक है, विकसित हो रही है, उसे क्या कहा गया, प्राकृतिक वनस्पति कहा गया। ठीक ठीक है, तो लिख ले थोड़ा सा। चलिए, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के वायुमंडलीय दशाओं
के आधार पर जो वनस्पतियां, ठीक है, जो वनस्पतियां उगती हैं उसे क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। तो बिना मानवीय हस्तक्षेप के वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर जो वनस्पतियां उगती हैं, ठीक है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता उसको मतलब आप तो देखते हैं कि आजकल मानव क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हर जगह कर रहा है, ठीक है। तो उससे वायुमंडलीय दशाएं परिवर्तित हो रही हैं, ठीक है, उससे तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में के साथ साथ जैसे ही तापमान में परिवर्तन हुआ वर्षा में परिवर्तन हो गया। तो जैसे ही तापमान वर्षा में परिवर्तन हुआ तो वहां पास वायुमंडलीय, जैसे जलवायु में क्या होता है, वायुमंडलीय दशाएं या जलवायु दशाएं, ठीक है, वायुमंडलीय दशाएं या जलवायु दशाएं, कुछ भी लिखिए, ठीक है, जलवायु। तो जलवायु में क्या होता है, मुख्य रूप से तापमान और वर्षा ही तो होती है, मुख्य रूप से यही कारक है जो मतलब जलवायु को विभाजित करते हैं। मौसम में भी यही रहता है, लेकिन मौसम क्षणिक होता है जबकि जलवायु दीर्घकाल का होता है, ठीक है, समय का अंतर होता है। तो बिना मानवीय हस्तक्षेप के वायुमंडलीय या जलवायु दशाओं के आधार पर जो वनस्पतियां उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, अगर इसमें और आगे लिखें, वनस्पतियों आप लिखिए, क्या लिखेंगे, पौधों की विभिन्न प्रजातियों, इसी के नीचे लिखिए, पौधों के विभिन्न प्रजातियों के समूह को वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो पौधों के विभिन्न प्रजातियों के समूह को वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। उसी के नीचे लिखे, पौधों के विभिन्न प्रजातियों के समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। इसके आगे लिखिएगा जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक। ये दोनों चीज लिख लीजिएगा, जो ये पहला पॉइंट है, दूसरे में इसको लिख लीजिए, ठीक है, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक, आगे चले ना, चलिए इतना लिख ही लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गया, हमारे वनस्पतियां मुख्य रूप से 5 हम लोग देखेंगे। भारत में मुख्य रूप से 5 वनस्पति, मतलब उसके सब आधार हैं तो उसको हम देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 5 है तो उसको देखेंगे। लेकिन हम उससे पहले देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक थे, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक थे, उस प्रकार वनस्पतियों को भी तो कोई ना कोई कारक प्रभावित करेगा। तो उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखते हैं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, किसको अब रफ करें, आप हेडिंग डालिए। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब उसमें विकास के कारक भी सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देखिए मृदा में देखे थे ना, मृदा में उसके विकास में देखे थे, मतलब विकास में और प्रभावित करने वाले कारक में देखे 5 कारक हैं। जलवायु में भी देखे थे, वहां भी कारक थे, मानसून में देखे वहां भी कारक थे।
तो प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो उसमें जो सबसे पहला उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तापमान। तापमान वहां भी था ना, जलवायु में भी था और मिट्टी में भी था, ठीक है। मतलब तापमान तो नहीं था, जलवायु, मतलब मिट्टियों में हम लोग देखे थे जलवायु में तापमान सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। और जब जलवायु देख रहे थे तो वहाँ तापमान तो था ही, ठीक। तो तापमान अब कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो तापमान जहाँ जिस प्रकार का तापमान होगा उसी अनुसार वनस्पतियाँ उगती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक स्थान पर, देखिए हर जगह तो विश्व में अलग अलग स्थानों पर आप देखिए कि भारत की बात करें, विश्व में तो है ही, भारत की बात करें, देखिए ये नीचे वाला भाग गर्म रहता है, ठीक है। ऊपर वाला जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाला यहाँ पास अत्यधिक गर्मी नहीं रहती, ठीक। ये वाला बीच वाला भाग मतलब ठंड गर्म दोनों रहता है। किनारे वाले भाग अत्यधिक न गर्म होते न ठंड होते, ठीक है। मतलब भिन्न भिन्न तापमान है, ठीक है। इसी प्रकार विश्व में तो है ही, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान है, ठीक। तो जब तापमान भिन्न भिन्न है, उसी तापमान के कारण क्या होती है, वर्षा प्रभावित होती है। तापमान मुख्य रूप से हम लोग वर्षा देखे हैं ना, वर्षा में हम लोग ये देखे थे कि तापमान एक कारक है जो वर्षा को प्रभावित करता है, ठीक ठीक है। तो अब ये बताइए, वर्षा भी इसी से प्रभावित हो जाएगी, तापमान जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का वर्षा होगी तो उसी से वनस्पतियां भी तो निर्धारित होंगी या नहीं होंगी, ठीक। तो तापमान जिस पौधों को ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा का मतलब सामान्य रूप से मिलेगा, वो विकसित होता रहेगा। या तो कम मिलने लगे या तो बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया तो वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है, क्या करने के लिए, प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास के लिए, ठीक है, ठीक। तो क्या है, लिखिए प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए, के विकास के लिए ना तो अत्यधिक तापमान की, ना तो अत्यधिक तापमान और ना ही ज्यादा न्यून तापमान। प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए ना तो अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है और ना ही ज्यादा न्यून तापमान की, ठीक है, की जरूरत या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए ना तो अत्यधिक तापमान मतलब बहुत ज्यादा तापमान चाहिए और ना ही बहुत कम तापमान चाहिए, ठीक है। ना ही ज्यादा न्यून तापमान चाहिए, ज्यादा न्यून का मतलब बहुत कम, ठीक है। बहुत कम का मतलब ज्यादा न्यून भी कह सकते हैं। तो ज्यादा न्यून तापमान की जरूरत होती है। ये की जरूरत पर ध्यान मत दीजिए, ना तो लिखा, ठीक है, ना ही ज्यादा न्यून तापमान की जरूरत होती है। तो तापमान जहाँ पास सामान्य होगा वहां पास वनस्पतियां विकसित अच्छे से होंगी। जहाँ बहुत ज्यादा तापमान होगा या बहुत कम तापमान होगा वहां वनस्पतियां विकसित नहीं होंगी, उनका वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। रफ करें इसे, चलिए। तो लगभग अगर चाहें तो न्यून तापमान लगभग मासिक, अगर औसत देखें, मासिक तापमान, औसत मासिक तापमान की बात करें तो लगभग 6 डिग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो विकसित होने के लिए क्या है, न्यून तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं न्यून तापमान का मतलब इसी के नीचे लिखे, इतना तो लिखे, न्यून तापमान का लगभग, न्यून तापमान में लगभग 6 डिग्री होना चाहिए, 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। न्यून तापमान में, न्यून तापमान अगर कहा जाए तो 6 डिग्री से
बहुत कम ना होना चाहिए, ठीक है, नहीं प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं उगेंगी। तो कह सकते हैं कि मासिक, अगर हम इसके लिए मतलब आवश्यक नहीं कि 6 हो, कम भी हो सकता है ज्यादा, लेकिन मासिक की अगर बात करें, मासिक औसत तापमान, औसत तापमान 6 डिग्री, ये सही है, 6 डिग्री की जरूरत होती है, ठीक है, वनस्पतियों को होती है वनस्पतियों के विकास के लिए, ठीक है, वनस्पतियों वनस्पतियों के विकास के लिए, ठीक। तो मासिक औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है वनस्पतियों के विकास के लिए, मतलब इससे न्यून नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यून तापमान की बात यहाँ पास हो रही, ठीक है, न्यून तापमान, औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होती है वनस्पतियों के विकास के लिए। इससे कम मतलब मासिक तो इतना होना ही चाहिए, नहीं तो वनस्पतियां नहीं उगेंगी, ठीक है, ठीक, मतलब वनस्पतियां नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। या बहुत ज्यादा तापमान आप देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, तो वहां पास वनस्पतियां नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो न्यूनतम इतना होना चाहिए, अधिकतम अगर बहुत ज्यादा हुआ 45 से ऊपर होना शुरू हुआ, तो वहां पास वनस्पतियां क्या होती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए इतना लिख लिए, तो तापमान एक कारक हुआ, ठीक है। दूसरा कारक देख लें, चलिए, ठीक है, तो तापमान देख लिए, तो वर्षा भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा लिखिए वर्षा। इसमें नीचे लिखना, उदाहरण के लिए अगर लिखना हो, इससे पहले वाले में, तापमान वाले में, जो तापमान वाला टॉपिक था ना, उसमें उदाहरण में लिखना हो तो आप लिखिए कि असम और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा लगभग होती है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन असम में देखिए, असम का क्षेत्र ये है, ये वाला क्षेत्र, और ऊपर है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, असम वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश घूमकर यहाँ तक आया है, फिर ऐसे गया है, ठीक है। तो असम ये है अरुणाचल प्रदेश, ये असम, यहाँ ये दोनों क्या पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है। अब ये बताइए, यहाँ का जो तापमान होगा, यहाँ का तापमान भिन्न भिन्न होता है, वर्षा पर्याप्त होती है, यहाँ भी वर्षा पर्याप्त होती है, यहाँ भी वर्षा पर्याप्त होती है, लेकिन वहाँ तापमान भिन्न है। अरुणाचल प्रदेश का जो तापमान है वो असम से कम होता है, जिस कारणवश वहाँ की वनस्पतियां जो होंगी और असम की जो वनस्पतियां होंगी, दोनों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। तापमान होता है पर्याप्त मात्रा में, मतलब सॉरी, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन तापमान भिन्न है। अरुणाचल प्रदेश ऊंचाई पर स्थित, इसलिए उसका क्या होगा, तापमान थोड़ा कम हो जाता है अपेक्षाकृत असम के, जिस कारणवश क्या होता है, वहां की वनस्पतियां और यहाँ की वनस्पतियां अलग हो जाती है, ठीक है। तो तापमान एक कारक है, ठीक। चलिए अब दूसरा है वर्षा, ठीक। तो वर्षा भी निर्धारित करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तापमान तो वर्षा को निर्धारित करता है, तो तापमान लिए हैं तो वर्षा कैसे छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वर्षा में क्या है, जहां पास ज्यादा वर्षा होगी उसी अनुसार, मतलब आप लिखिए प्राकृतिक वनस्पतियां वर्षा पर निर्भर करती हैं, ठीक है, वर्षा पर निर्भर करती हैं, ठीक है, निर्भर करती हैं। अब ये बताइए, वर्त करती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्षा होती है। देखिए अब यहाँ पास जैसे मान लेते हैं, यह इस वाले क्षेत्र में जहाँ यहाँ पास वर्षा कम हुई तो यहाँ दूसरी प्रकार की वनस्पतियां हुई, इस वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा हुई तो यहाँ वनस्पतियां अलग हुई, इस क्षेत्र में मेघालय वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो यहाँ वनस्पतियां अलग होंगी, ठीक है। इधर जो आप देखिए, इधर भी बहुत वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी घाट में, तो यहाँ भी ये वर्षा सदाबहार वन होंगे, यहाँ भी सदाबहार, यहाँ पास पर्णपाती वन होंगे, क्योंकि ठंड गर्म होगा, वर्षा होगी तो जिस समय ग्रीष्म ऋतु होगा वहां पास पत्ते मतलब गिरा देते हैं पौधे, ताकि क्या हो सके, ऊष्मा उनसे ना निकल सके, ठीक है, जल की कमी ना हो सके, इसलिए वो पत्ते गिराते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा बहुत कम है, तो वहां तो मतलब यहाँ कटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं।
और आप पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ वनस्पतियाँ अलग पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब ये बताइए, वर्षा एक कारक है ना। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पतियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, मेघालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इधर देखेंगे पश्चिमी घाट में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पास अगर उत्तर भारत के मैदान में देखेंगे तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उस कटबंधी पकड़ पर्णपाती वन। तो ऐसा कैसे होता है, किनारे में जाएंगे तो मतलब वो तो लहरों के कारण भी होता है, तो मैंग्रोव या ज्वारी वन भी पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? पर्वतीय वन में यहाँ पास देखेंगे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? वहां पास वर्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, ठीक, तो वर्षा समझ में आया। तो वर्षा से प्रभावित होगा। ठीक, वर्षा मुख्य रूप से सघनता निर्धारित करती है कि प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता व विविधता वर्षा निर्धारित करती है। ठीक है, वर्षा निर्धारित करती है। ठीक, प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता व विविधता। ठीक है, वैविध्य, विविधता लिखे या वैविध्य। ठीक है, विविधता निर्धारित करती है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता का मतलब वर्षा अत्यधिक हुई तो वनस्पतियां सूख नहीं पा रही हैं। ठीक है, उग जा रही हैं दूसरी वनस्पतियां, तो सघन हो जाती हैं। और विविधता का मतलब कि भिन्न भिन्न मतलब पौधे की विभिन्न प्रजातियां वहां पास हो जाएंगी। ठीक है, विभिन्न जातियां वहां पास उग जाएंगी, छोटे छोटे बड़े बड़े उससे भी बड़े आप देखेंगे विषुवतीय रेखा पर बहुत बड़े मतलब बहुत सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सघन वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सब वर्षा हमेशा होती रहती है। आप देखेंगे विषुवत रेखा पर वर्षा हमेशा होती है। हाँ, कम हो सकती है, कहीं पास ज्यादा होती है, कहीं पास कम होती है। इसके हम मेजन जूलियन कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्षा में अंतर होगा लेकिन वर्षा होती रहती है। तो वहां पास सदाबहार वन पाए जाते हैं, बहुत सघन वन पाए जाते हैं, वहां सघनता और विविधता दोनों बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक, तो वर्षा समझ में आ गया। आगे चले ना, चलिए। अब ये बताइए, वर्षा और तापमान हो गया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? मिट्टियों के बारे में देखे हैं, मिट्टियां पढ़ चुके हैं ना। ठीक, थोड़ा देखते हैं। अब तीसरा क्या लिखेंगे? मृदा, सॉइल। ठीक है, मृदा मतलब सॉइल। अब देखिए, इससे पहले हम लोग मिट्टियां देख चुके हैं। हम लोग मिट्टियों में देखे हैं ना कि मिट्टियों के कारण क्या होता है, जिस प्रकार की मृदा होगी उसी अनुसार वहां की वनस्पतियां होंगी। देख चुके हैं ना, जलोढ़ मृदा में जो वनस्पति होगी वो काली मृदा में तो नहीं होगी। जो यहाँ पास मरुस्थलीय मृदा में जो वनस्पतियां होंगी वो पर्वतीय मृदा में तो नहीं होंगी। तो वनस्पतियां मृदा पर भी निर्भर हैं या नहीं? ठीक, इसके बारे में हम लोग मृदा में देखे हैं ना। ठीक, तो इसको ज्यादा तो समझाने की जरूरत है नहीं, तो वही लिखना है, प्राकृतिक वनस्पतियां प्राकृतिक वनस्पतियां मृदा पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिए, जैसे अरे कोई भी मृदा लिख लीजिए, जैसे यहाँ पास लाल मृदा व जलोढ़ मृदा में वनस्पतियां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक, तो
तो मृदा प्राकृतिक वनस्पतियां मृदा पर निर्भर करती है। मृदा पर निर्भर की कैसे, जैसे लाल मृदा जो होगी, यहाँ हम लोग लाल मृदा के बारे में देख चुके हैं, इस क्षेत्र में भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, लाल मृदा के बारे में हम सभी मृदाओं के बारे में देख चुके हैं। जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र में पूरे में पाया जाता है और ये जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वहां पाया जाता है। मुख्य रूप से जलोढ़ जो मृदा होती है वो नदी घाटियों में ही पाई जाती है और इस किनारे वाले क्षेत्र में, और ये थोड़ा थोड़ा किनारे वाले क्षेत्र में, ये यहाँ पास भी पाया जाता है। सारी बातें हम कर चुके हैं, इससे पहले मृदा में देखेंगे तो बात हो चुकी है। तो मृदा क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ठीक। जैसे लाल मृदा व जलोढ़ मृदा में वनस्पतियां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पास है ये इस वाले पूरे क्षेत्र में, ये किनारे और ये क्षेत्र में और ये वाले पूरे क्षेत्र में कौन सी मृदा, लाल मृदा, और जलोढ़ मृदा इस वाले क्षेत्र में और यहाँ पास और इधर थोड़ा सा। ठीक, तो जलोढ़ मृदा में जो मृदा होगी वो इसमें नहीं होगी, और इसके बाद काली मृदा में जो मृदा मतलब जो ये वनस्पतियां होंगी वो यहाँ पास मरुस्थलीय मृदा में नहीं होंगी। तो कुछ भी लिख लीजिए, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा लिखिए, या तो मरुस्थलीय मृदा पर्वतीय मृदा लिखिए, या मरुस्थलीय मृदा काली मृदा लिखिए। हर जगह तो अलग अलग मृदा है, तो उनकी विशेषताएं अलग अलग है। विशेषताओं अलग अलग होने के कारण उसमें वनस्पतियां भिन्न भिन्न। ठीक है, ठीक। उसके कई कारण थे, उसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक, चलिए रफ करें ना। तो 3 हो गए और एक है सूर्य का प्रकाश लिख लीजिए, या धरातलीय स्वरूप लिखिए। धरातलीय स्वरूप। आप ये बताइए धरातलीय स्वरूप भी क्या होता है, वनस्पति को प्रभावित करता है। लिख लीजिए, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, महत्वपूर्ण कारक। ठीक, तो वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक का मतलब ये देखिए, तो धरातलीय स्वरूप को सबसे अच्छा उदाहरण है पर्वतीय क्षेत्र में समझिए। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र पर तापमान निर्भर करता है। ठीक है, वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती वहां वर्षा मैटर नहीं करती। ठीक है, मैटर करती है तापमान कैसा है। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चले जाते, पर्वतीय क्षेत्र पर चढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी ना। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, तापमान कम होगा। हम लोग देख चुके हैं 6.5 मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना कम होता है, 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। ठीक, जब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान कम होगा। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे पर्वत पर, तो 1 किलोमीटर पर जाएंगे तो नीचे का जो तापमान होगा 6.5 डिग्री तापमान ज्यादा होगा, ऊपर 6.5 डिग्री तापमान कम होगा। ठीक है, तो क्या होता है, उस कमी की वजह से क्या होता है, वहां की वनस्पतियां जो होगी वो नीचे की वनस्पतियों से बिल्कुल अलग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो धरातलीय स्वरूप यही प्रदर्शित करता है कि वनस्पतियां ऊंचाई पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, ठीक। तो धरातलीय स्वरूप का मतलब वनस्पतियां, इसी में लिखना है। ठीक है, धरातल उसमें ऊंचाई सम्मिलित हो जाएगी। ठीक है, वनस्पतियां ऊंचाई पर निर्भर करती हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल की खासियत है। ठीक है, क्षोभ मंडल में स्थित 5 मंडल है, वायुमंडल में 5 मंडल है। 5 मंडल में जो सबसे निचला मंडल है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल की खास बात है कि ऊंचाई बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होगा। इसके बाद जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे नहीं है। ठीक है, दूसरे मंडल में जाएंगे, फिर तीसरे मध्य मंडल में जाएंगे, उससे ऊपर वायुमंडल बहिर्मंडल में, तो ये सब क्रियाएं अलग अलग है। ठीक है, मध्य मंडल में और फिर ठंडा होगा, तो वो बात की बात है, जब हम वायुमंडल देखेंगे वहां देखेंगे। लेकिन यहाँ बात चले केवल और केवल क्षोभ मंडल की। ठीक है, क्षोभ मंडल की विशेषता है कि ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। ये क्यों होता है, वो वायुमंडल की सघनता के कारण है। हम वायुमंडल वाला देखेंगे टॉपिक तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धरातलीय स्वरूप समझ में आया। ठीक, रफ करें ना इसको। तो हो गया, एक और देखें, एक और देख लीजिए।
एक और देखने का मतलब एक मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश देख लीजिए। कौन सा चार हो गए, पांचवा लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से भी वनस्पति प्रभावित होगी पौधों के भोजन निर्माण के लिए। ठीक है, पौधों के भोजन निर्माण के लिए। ठीक, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक, पौधों के भोजन के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आप लोग प्रकाश संश्लेषण सुने होंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या है? सूर्य की उपस्थिति आवश्यक है। भोजन निर्माण में सूर्य की उपस्थिति, मतलब सूर्य की उपस्थिति तो अनिवार्य है। फिर CO2 होना है, फिर पौधे क्या होते हैं? वो बनाते हैं भोजन। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। सूर्य होगा तो उससे क्या होगा? वो पौधे क्या, प्राकृतिक वनस्पति या जो भी पौधे होंगे वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक, तो 5 कारक समझ में आया आप लोगों को समझ में आया नहीं? पहला कारक क्या है? तापमान। तापमान से भी निर्धारित होता है। फिर वर्षा, वर्षा से भी बता दिया गया। फिर मृदा है, फिर धरातलीय स्वरूप है, और एक ये है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये 5 कारक जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं या उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? एकदम बढ़िया समझ में आया ना? ठीक, तो कल क्या देखेंगे? ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब वनस्पतियों को वितरित किया गया। भारत में मुख्य रूप से 5 वनस्पतियां वितरित की गई है, उसमें भी उसके अंदर भी एक एक दो दो वितरित किया गया, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? समझ में आया इतना? ठीक, कल आगे चलें। चलिए, अब आप क्या करेंगे? आप लोग इसको देखने के बाद आप लोग बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा? हम लोग मिलेंगे अब कल। ओके।